Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Governmental Guru. Today, I bring a video only for JNV or NVS principal and vice principal exam. Exam is round the corner. It means on December 10, LDC vice principal and principal exam is there. 11th, Northeast Special Drive and direct recruitment principal exam is there. So today I will discuss condemnation and disposal of articles in JNVs, physical verification of library books, weeding out of library books, and in this video I will discuss 40 important MCQs with proper explanation. Clear? Or it is specially for JNV exam. So my friends, my YouTube channel is Asit Governmental Guru. My WhatsApp number 832-778-2034. Telegram channel link t.me/bapi2034. Try to join my Telegram channel so that you can get my video link in my Telegram channel. And if you need PDF also, you contact with me in my WhatsApp number. It is clearly given. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss condemnation procedure, physical verification of library books and weed out of library books related to JNV. You see question number 1. The procedure for condemnation and disposal may be initiated. यहाँ पर procedure देखेंगे for condemnation and disposal may be initiated in respect of. क्या procedure है for condemnation of articles, for disposal of articles? First option ये दिया है कि non-consumable articles which are identified as unserviceable due to expiry of lifespan. ये करेक्ट है, इसको डिस्पोज किया जाएगा क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स अनसर्विसेबल है और उसका लाइफ स्पान क्रॉस हो चुका है, तो ये तो इसको तो डिस्पोजल किया जाएगा. ठीक है, ये करेक्ट है. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स which are identified as unserviceable before expiry of lifespan due to uneconomical repair. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स अनसर्विसेबल है मगर उसका लाइफ स्पान खत्म नहीं हुआ है और यदि उसको रिपेयर करेंगे ज़्यादा खर्च लगेगा, वही तो अनइकोनॉमिकल रिपेयर, तो इसको तो डिस्पोजल करना पड़ेगा. नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स अनसर्विसेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पान. लाइफ स्पान खत्म नहीं हुआ है, लाइफ स्पान है मगर अनसर्विसेबल है और उसको हम रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा. ओके, इफ इट इज रिपेयर्ड देन मोर मनी वुड बी एक्सपेंस्ड. सो इसको डिस्पोजल कर देना अच्छा है. नेक्स्ट वन, नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स which are identified as fully unserviceable before expiry of lifespan due to negligence, fraud, theft, mischief, missing. ये तो यहाँ पर हो गया. जैसे कोई नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स फुल्ली अनसर्विसेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पान, नेग्लिजेंस है कि फ्रॉड है, थेफ्ट, मिसचीफ और मिसिंग, ये केस में आ जाता है. थर्ड वन, ऑब्सोलेट आर्टिकल्स, बहुत पुराना हो चुका है ऑलरेडी, ट्रेडिशनल वन एंड आउटडेटेड वन, इसको तो डिस्पोजल करना पड़ेगा. और सरप्लस आर्टिकल्स, सरप्लस मीन्स एक्चुअली दोज आर्टिकल्स आर नॉट नेसेसरी फॉर कंसर्न JNV, आर नॉट यूजफुल फॉर कंसर्न JNV. ये सभी करेक्ट है, ये सभी प्रोसीजर में आ जाएगा. कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल केस में ये सभी प्रोसीजर में आ जाएगा. तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आंसर इज बीट डी. इसको अच्छे से रिमेंबर कीजिए. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. कंडेमनेशन प्रोसीजर में बी इनिशिएटेड एवरी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग डैश आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन एंड नेक्स्ट वन, रिकमेंडेड बाय द स्टॉक वेरिफिकेशन कमिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, एवरी ईयर स्टॉक को वेरीफाई किया जाता है, वेरिफिकेशन कमिटी होता है एवरी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में, उसका वेरीफाई होता है. बेसिकली नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स केस में इसका वेरीफाई किया जाता है.
और कमिटी जो है उसका रिकमेंडेशन से कंडेमनेशन किया जाएगा आर्टिकल्स को। ये जो कंडेमनेशन प्रोसीजर इनिशिएट होगा वो किस टाइम में होगा? तो बेसिकली आपको याद रखना है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, क्योंकि बेसिकली स्टॉक वेरिफिकेशन होता है मार्च में, एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन। और जो स्टॉक वेरिफिकेशन कमिटी वो रिकमेंड करता है कि कुछ आर्टिकल्स को डिस्पोज कर दिया जाए। ये जो कंडेमनेशन प्रोसीजर इनिशिएट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा। आंसर इज बिट बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। कंडेमनेशन प्रोसीजर में बी इनिशिएटेड एवरी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अभी तो डिस्कस किया। आफ्टर किसके बाद ना, जब एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन जो एनुअली होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद स्टॉक वेरिफिकेशन कमिटी क्या करेगा? रेकमेंड करेगा कि कुछ आर्टिकल से उसको डिस्पोज कर दिया जाए। तो यहां पर जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी होगा। आंसर इज बिट सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच जीएफआर रूल कंडेमनेशन प्रोसीज्योर इज देयर। क्योंकि स्टॉक वेरिफिकेशन होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन के बाद जो स्टॉक वेरिफिकेशन कमिटी है वो रिकमेंड करेगा कि कुछ आर्टिकल से उसको डिस्पोज कर दिया जाए। वो ऑन सर्विसेबल है, लाइफ स्पान क्रॉस कर चुका है, ऑन सर्विसेबल है बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पान बट ऑन इकोनॉमिकल है। लाइफ स्पान खत्म नहीं हुआ है मगर वो ज्यादा खर्च लगेगा, उसको रिपेयर करेंगे। कि जैसे थेफ्ट की, नेग्लिजेंस, फ्रॉड, मिसिंग, ये सब केस में ठीक है फुल्ली ऑन सर्विसेबल है, ऑब्सोलेट, बहुत पुराना, आउटडेटेड हो चुका है और सरप्लस है। जो आर्टिकल्स एक्चुअली अवेलेबल है मगर कंसर्न जेएनबी में उसका नेसेसरी नहीं है। तो इस केस में जो है ये जो कंडेमनेशन प्रोसीजर दिया है, आप देख लीजिए जीएफआर रूल 213, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएफआर रूल 213 में कंडेमनेशन प्रोसीजर दिया है। अभी हम डिस्कस किया कंडेमनेशन प्रोसीजर में क्या क्या आता है। तो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच जीएफआर रूल कमिटी एट जेएनबी लेवल फॉर इनिशिएटिंग द कंडेमनेशन प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ आइटम्स इज गिवन। तो एक कमिटी फॉर्म होगा जेएनबी लेवल में डिस्पोजल ऑफ आइटम्स के लिए। तो ये जीएफआर रूल कौन सा जीएफआर रूल में है? तो बेसिकली जो डिस्पोजल ऑफ गुड्स वो 217 में है। जीएफआर रूल 217, इट इज डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ठीक है, उसका सब बिट्स देख लीजिए, डबल आई 217 डबल आई में क्लियरली मेंशन है कि कमिटी फॉर्म होगा। कमिटी का रिकमेंडेशन से आर्टिकल्स को डिस्पोज किया जाएगा। तो आंसर मिल गया आपको 217 डबल आई। आंसर इज बिट सी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कमिटी फॉर्म होगा और कमिटी का रिकमेंडेशन से जो सरप्लस है कि ऑब्सोलेट है कि ऑन सर्विसेबल आइटम से ठीक है उसको डिस्पोज किया जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। इन केस ऑफ कमिटी एट जेएनबी लेवल फॉर इनिशिएटिंग द कंडेमनेशन प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ आइटम्स डैश नॉमिनेटेड बाय रीजनल ऑफिस फॉर द प्रपोज्ड आइटम्स हैविंग द ओरिजिनल परचेज वैल्यू डैश पर आइटम। यहां पर आपको याद रखना है जो कमिटी फॉर्म होगा, जब कोई आइटम का वैल्यू जो उसका ओरिजिनल परचेज वैल्यू, इसका ओरिजिनल परचेज वैल्यू जब उसको खरीदा गया था उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा था और अभी उसको डिस्पोज किया जाएगा, जिसका ओरिजिनल परचेज वैल्यू ग्रेटर देन ₹50,000 था और अभी उसको डिस्पोज किया जाएगा। इस केस में कमिटी में आरओ लेवल से, रीजनल ऑफिस से
एक नियर बाय जेएनवी प्रिंसिपल को अपॉइंट किया जाएगा। और इसी केस में लेस देन ₹50,000 ने, यदि कोई आइटम का ओरिजिनल परचेज वैल्यू ग्रेटर देन ₹50,000 होगा, इसी केस में रीजनल ऑफिस अपॉइंट ए प्रिंसिपल ऑफ ए नियर बाय जेएनवी। ओके, इसी केस में आर्टिकल को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है, यही पॉइंट है। मगर जब आइटम्स का, यहां पर और एक बार थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं, तो यदि आइटम का पर आइटम का ओरिजिनल परचेज वैल्यू लेस देन ₹50,000 होगा, ये जरूरत नहीं है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ ए नियर बाय जेएनवी इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्लियरली दे दिया प्रिंसिपल ऑफ ए नियर बाय जेएनवी ग्रेटर देन ₹50,000। जब कोई आइटम का ओरिजिनल परचेज वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगा, ठीक है, और इस केस में सपोज वो आइटम को डिस्पोज किया जाएगा, तो इस केस में कमिटी में रीजनल ऑफिस का रिकमेंडेशन से नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल को कमिटी में रखा जाएगा, इस तरीके का आर्टिकल को डिस्पोज करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बिट बी। तो यहां पर देख लीजिए, कमिटी एट जेएनवी लेवल फॉर इनिशिएटिंग द कंडेमनेशन प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ आइटम्स। जो जेएनवी लेवल में जो कमिटी फॉर्म होगा डिस्पोजल ऑफ आइटम्स के लिए, तो कमिटी में कौन कौन मेंबर है? कंसर्न जेएनवी का जो प्रिंसिपल है वो चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर स्टार मार्क दे दिया, देखिए ये सभी समय ये मेंबर जरूरत नहीं है, मैं अभी बताया। जब आइटम जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू, जब ओरिजिनल परचेज वैल्यू जिस आइटम का मोर देन 50,000 होगा और उसको डिस्पोज किया जाएगा, इस केस में एक्चुअली आरओ का परमिशन से रीजनल ऑफिस वो एक नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल को अपॉइंट करेगा, इसी केस में ग्रेटर देन 50,000 केस में। अदरवाइज स्टार मार्क है ये, अदरवाइज अप टू ₹50,000 मीन्स ये मेंबर जरूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वन वाइस प्रिंसिपल नहीं है तो सीनियर मोस्ट टीचर एक मेंबर, स्टॉक होल्डर एक मेंबर, स्टोर कीपर भी मेंबर। और नेक्स्ट वन जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं है तो SSA सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये मेंबर सेक्रेटरी है, इसको याद रखना है, मेंबर सेक्रेटरी ऑफिस सुपरिटेंडेंट। चेयरमैन है प्रिंसिपल कंसर्न जेएनवी का जो प्रिंसिपल है वो चेयरमैन है, जो OS है वो मेंबर सेक्रेटरी है। अदर्स मेंबर्स जैसे चाहे वाइस प्रिंसिपल, स्टॉक होल्डर, स्टोर कीपर, और यदि ऐसा कुछ आइटम्स जिनका ओरिजिनल परचेज वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, और इस केस में कमिटी में अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ रीजनल ऑफिस, सो नियर बाय JNV one principal must be appointed from the nearby JNV and also he would be the member, otherwise वो नहीं होगा, up to 50,000 तो वो मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियरली दे दिया है, तो मेंबर्स आपको पता चल गया। ये जो 7 पॉइंट में दिया है, यदि आइटम्स जो आइटम्स अप टू ₹50,000 है, ओके, जो आइटम्स अप टू ₹50,000 है और उनको डिस्पोजल किया जाएगा, उसके ऊपर विचार किया जाएगा कि डिस्पोजल होगा कि नहीं। तो जो कमिटी होगा, कमिटी में एक्चुअली ये मेंबर नहीं रहेंगे, जो आरओ लेवल से जो एक नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल को अपॉइंट किया जाएगा वो मेंबरशिप नहीं रहेगा, वो ओनली रहेगा मोर देन 50,000। ओके, व्हेन द ओरिजिनल परचेज वैल्यू of the article it is less than ₹50,000, ओके, एंड कंडेमनेशन के लिए जब कमिटी फॉर्म होगा तो वो कमिटी में एक्चुअली नियर बाय जेएनवी प्रिंसिपल को मेंबरशिप नहीं रखा जाएगा, अप टू 50,000 नहीं रखा जाएगा, मोर देन 50,000 रखा जाएगा, ठीक। यहां पर और एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ कंडेमनेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ आइटम्स based on the decision taken by the committee, the dash will approve the proposal for the items
whose purchase value is up to rupees 50,000 per item and start the procedure for disposal of such articles. Condemnation for disposal of items based on the decision taken by the committee. Committee अभी डिसीजन लिया कि आइटम्स को डिस्पोज किया जाएगा। यहाँ पर जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू पर आइटम है, जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू पर आइटम है, इट इज अप टू रुपीज 50,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू रुपीज 50,000 पर आइटम है और उसको डिस्पोज किया जाएगा। जो कमिटी ने डिसीजन लिया है, द डैश विल अप्रूव द प्रपोजल। ये प्रपोजल को कौन अप्रूव करेगा? एंड प्रपोजल को अप्रूव किया जाएगा और प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा डिस्पोजल के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर क्लस्टर लेवल, प्रिंसिपल ऑफ नियर बाय केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, नो। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग जेएनवी, ये ठीक है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग जेएनवी, ये होंगे। तो इसमें यह आपको 2-3 चीज याद रखना है कि जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू पर आइटम इट इज अप टू रुपीज 50,000 और कमिटी फॉर्म होगा कंडेमनेशन के लिए, और कमिटी भी डिसीजन ले लिया कि उसको डिस्पोजल किया जाएगा और डिस्पोजल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में हु विल अप्रूव द प्रपोजल? वो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग जेएनवी का प्रिंसिपल, वो प्रपोजल को अप्रूव करेंगे कि अभी इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए, डिस्पोजल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वो अप्रूव करेंगे। तो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 8, in case of condemnation for disposal of items based on the decision taken by the committee for articles whose purchase value is more than 50,000, यहाँ पर जो ओरिजिनल ओपीवी ओरिजिनल परचेज वैल्यू इज ग्रेटर देन रुपीज 50,000 पर आइटम, और इस समय कमिटी क्या किया? कमिटी ने डिसीजन लिया कि हाँ, ये जो आइटम्स है जिनका ओरिजिनल परचेज वैल्यू मोर देन 50,000 है, उनको डिस्पोज किया जाएगा। तो इस केस में द प्रपोजल इज टू बी सेंड टू द डैश फॉर अप्रूवल। इसमें प्रपोजल को कौन अप्रूव करेगा? अप टू 50,000 तो कंसर्न जेएनवी का प्रिंसिपल अप्रूव करेगा, और इस केस में जब पर आइटम ओरिजिनल परचेज वैल्यू इज ग्रेटर देन रुपीज 50,000 और कमिटी कंडेमनेशन कमिटी ने डिसाइड किया उसको डिस्पोजल किया जाएगा, तो इस केस में इसको अप्रूव कौन करेगा? कंसर्न एनवीएस रीजनल ऑफिस, कंसर्न एनवीएस हेडक्वार्टर, अदर एनवीएस रीजनल ऑफिस नियर बाय नेशनल लीडरशिप इंस्टीट्यूट। यहां पर जो डिसीजन होगा कंसर्न एनवीएस रीजनल ऑफिस लेगा। आंसर इज बीट है, आपको याद रखना है। और यहां पर याद रखना है पर आइटम ओरिजिनल परचेज वैल्यू इज ग्रेटर देन रुपीज 50,000। जो भी आइटम से उसका ओरिजिनल परचेज वैल्यू पर आइटम के हिसाब से ग्रेटर देन रुपीज 50,000 है। कमिटी डिसीजन लिया कि हाँ, उसको डिस्पोजल किया जाएगा, मगर अप्रूवल चाहिए। जब कमिटी ने रिकमेंड कर दिया उसके बाद उसका अप्रूवल चाहिए, प्रपोजल को सेंड किया जाएगा अप्रूवल के लिए। वहां पर कंसर्न एनवीएस रीजनल ऑफिस का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। आंसर इज बिट ए, राइट। नेक्स्ट, पावर दिया है, पावर ऑफ अथॉरिटीज फॉर डिसाइडिंग कंडेमनेशन and disposal or right of articles at JNV level on unserviceable article which has completed its lifespan and obsolete articles which have the cost up to rupees 50,000 per article। पर आर्टिकल का जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू था, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस भी बोल लेंगे, क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस भी बोलेंगे, ओके। कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ जुडिशियसली एट विद्यालय लेवल by the principal after these are recommended for condemnation by the committee। इस केस में जो पर आर्टिकल जिसका ओरिजिनल परचेज वैल्यू था 50,000, इस केस में कमिटी ने डिसाइड किया उसको डिस्पोज किया जाएगा, और ये यहाँ पर जो विद्यालय का प्रिंसिपल लेवल में ये डिसाइड हो जाएगा। तो कंसर्न प्रिंसिपल एक्चुअली अप्रूव द प्रपोजल और ऑटोमेटिकली डिस्पोजल प्रोसीजर इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहां पर क्या है? ऑन सर्विसेबल आर्टिकल है,
उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइफ स्पैन कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर, इकोनॉमिक रिपेयर में ज़्यादा पैसा लगेगा, उसको रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा खर्च होगा। तो यहाँ पर क्या है, कौन सर्टिफिकेट दिया, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो उसी इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर किया था वो एक सर्टिफिकेट दिया कि इसको आप रिपेयर करोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। इसके लिए इसको कहा गया क्या है, बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर और बाय एनी ऑथराइज्ड वर्कशॉप और सर्विस सेंटर। तो इस केस में तो इट मीन्स द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और ऑफिस cannot repair it because it is on economical one, which have the cost up to rupees 50,000 per article। यहाँ पर भी ओरिजिनल परचेज वैल्यू वो भी पर आर्टिकल रुपीज 50,000 है। तो यहाँ पर भी इसको डिस्पोज्ड ऑफ जुडिशियसली एट विद्यालय लेवल बाय द प्रिंसिपल। इस केस में भी जो कंसर्न विद्यालय का प्रिंसिपल है वो अप्रूव करेंगे और उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ अनसर्विसेबल आर्टिकल विच हैज कंप्लीटेड इट्स लाइफ स्पान। यहां पर दो चीज ले जाइए, कुछ अनसर्विसेबल आर्टिकल है उसका लाइफ स्पान खत्म हो चुका है, और कुछ अनसर्विसेबल आर्टिकल है उसका लाइफ स्पान एक्सपायरी नहीं हुआ है मगर अन इकोनॉमिकल रिपेयर है। अनसर्विसेबल आर्टिकल विच हैव नॉट कंप्लीटेड इट्स लाइफ स्पान बट बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर, उसको रिपेयर करेंगे तो ज्यादा खर्च लगेगा। ये अप टू रुपीज 50,000 पर आर्टिकल। जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू जिसका कॉस्ट प्राइस जब इसको खरीदा गया था कितना था ना, अप टू रुपीज 50,000 shall not exceed dash। ये दोनों केस में shall not exceed dash per financial year can be disposed of judiciously at vidyalaya level by the principal and these are recommended for condemnation by the committee। अप टू 50,000 तो हम किया कि विद्यालय लेवल में प्रिंसिपल ही अप्रूव करेंगे आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। मगर ये पूरा ईयर में कितना तक, ठीक है, shall not exceed रुपीज डैश पर फाइनेंशियल ईयर कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो डिस्पोज करेंगे तो ये जो पर आर्टिकल जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू इट इज अप टू 50,000। तो यहाँ पर shall not exceed रुपीज डैश पर फाइनेंशियल ईयर कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ जुडिशियसली एट विद्यालय लेवल बाय द प्रिंसिपल आफ्टर दिस आर recommended for condemnation by committee it is 15 lakhs। does shall not exceed rupees 15 lakhs, आंसर इज बिट सी। इस तरीके का आर्टिकल्स जिसका जो आर्टिकल का ओरिजिनल परचेज वैल्यू अप टू रुपीज 50,000 इट मीन्स 50,000 से अप टू 50,000 है, 50,000 नहीं तो उससे कम है ओरिजिनल परचेज वैल्यू। इस तरीके का आर्टिकल्स को जब डिस्पोजल किया जाएगा विद्यालय लेवल में आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न जेएनवी आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। इस केस में जो टोटल होगा जो आर्टिकल्स का ओरिजिनल परचेज वैल्यू होगा ओपीवी ऑफ आर्टिकल्स वो 15 लाख से ज्यादा नहीं होगा। ओरिजिनल ओपीवी ऑफ आर्टिकल्स, ओरिजिनल परचेज वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स वो 15 लाख से ज्यादा नहीं होगा। आंसर इज बिट सी। पावर ऑफ अथॉरिटीज फॉर डिसाइडिंग कंडेमनेशन एंड डिस्पोजल राइट ऑफ आर्टिकल्स एट आरओ लेवल। यहां पर आरओ लेवल में आ गया ऑन सर्विसेबल आर्टिकल, राइट, ऑन सर्विसेबल आर्टिकल उसका लाइफ स्पान खत्म हो चुका है एंड ऑन ऑब्सोलेट आर्टिकल जिसका कॉस्ट है जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू है वो ग्रेटर देन रुपीज 50,000 है। जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू इसको जब खरीदा गया था आर्टिकल का जो प्राइस है वो 50,000 से ज्यादा था ओरिजिनल परचेज वैल्यू। नेक्स्ट है ऑन सर्विसेबल है, लाइफ स्पान क्रॉस नहीं हुआ है, नॉट कंप्लीटेड लाइफ स्पान बट ऑन इकोनॉमिकल रिपेयर, बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर एंड उसका भी ओरिजिनल परचेज वैल्यू यहाँ पर जो है ओरिजिनल परचेज वैल्यू फॉर आर्टिकल इट इज ग्रेटर देन रुपीज 50,000। तो ये केस में आरओ लेवल में तो आरओ रीजियोनल ऑफिस ने तो आपको यार अप टू 50,000 द कंसर्न प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी अप्रूव इट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। मगर जब पर आर्टिकल का ओरिजिनल परचेज वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगा, व्हेन ओरिजिनल परचेज वैल्यू ऑफ द आर्टिकल क्लियर इट इज ग्रेटर देन रुपीज 50,000, इस केस में
उसको कमिटी ने रिकमेंड किया डिस्पोज करने के लिए, तब वहां पर आरओ रीजनल ऑफिस, कंसर्न रीजनल ऑफिस, ओके, वो अप्रूव करेगा। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आर्टिकल्स ऑफ एनी वैल्यू, सरप्लस आर्टिकल्स में बोल चुका हूं, जो आर्टिकल्स एक्चुअली पर्टिकुलर जेएनवी के लिए नेसेसरी नहीं है, दोज आर्टिकल्स आर नॉट नेसेसरी फॉर द कंसर्न जेएनवी, उसको हम सरप्लस बोलेंगे। कि राइट ऑफ मिसिंग स्टोलन आर्टिकल्स, ये केस में सरप्लस केस में भी आरओ, जब सरप्लस कोई सरप्लस आर्टिकल्स है उसको डिस्पोज किया जाएगा तब रीजनल ऑफिस का परमिशन चाहिए। नेक्स्ट है राइट ऑफ मिसिंग स्टोलन आर्टिकल्स ऑफ एनी थ्रू ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। यदि मिसिंग है कि स्टोलन है, वहां पर तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा, एक कमिटी फॉर्म होगा, जो क्लस्टर लेवल असिस्टेंट कमिश्नर वो हेड रहेंगे और वो इंक्वायरी करेंगे कि किसके वजह से उसका स्टोलन हुआ, कि किसके वजह से मिसिंग हुआ, कि किसकी वजह से एक्चुअली उस फ्रॉड हुआ। तो उनके बाद एक्चुअली यदि डिटेक्ट हुआ कि पर्टिकुलर स्टॉक होल्डर है कि और कोई यूजर है उसमें इन्वॉल्व है, तब इस केस में डेप्यूटी कमिश्नर डीसी ने रिकमेंड करेंगे जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए। कमिटी का हेड रहेगा क्लस्टर लेवल एससी, और यदि डिटेक्ट हुआ कि चाहे स्टॉक होल्डर की और कोई यूजर हो, उनके वजह से एक्चुअली फ्रॉड हुआ, कि मिसिंग हुआ, कि उनका नेग्लिजेंस से एक्चुअली वो जो नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल है उसका मिसिंग हुआ, तो इस केस में एक्चुअली डेप्यूटी कमिश्नर, ओके, ही और सी इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। यहां पर दिया है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी में बोल चुका हूं, हेडेड बाय क्लस्टर इंचार्ज एससी, असिस्टेंट कमिश्नर फॉर द डिस्पोजल अनसर्विसेबल आइटम्स ड्यू टू नेग्लिजेंस। ये सब नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचीफ, मिसिंग, ये जब आ जाएगा एक कमिटी फॉर्म होगा। वो कमिटी का हेड कौन रहेंगे ना, क्लस्टर, जो क्लस्टर है जेएनवी लेवल में जो क्लस्टर है उसका असिस्टेंट कमिश्नर, कंसर्न जो रेस्पेक्टिव जेएनवी जिस क्लस्टर में आता है उसी क्लस्टर का जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको हेड कर दिया जाएगा। कमिटी फॉर्म होगा, कमिटी का हेड रहेंगे क्लस्टर इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर, और वो एक्चुअली वो डिटेक्ट करेंगे कि किसके वजह से एक्चुअली थेफ्ट हुआ, कि स्टोलन हुआ, कि मिसिंग हुआ, कि फ्रॉड हुआ, राइट। नेक्स्ट है, यहां पर भी टू एक्सटेंड द एनुअल अपर लिमिट जेएनवीज, that is rupees 50 lakhs if requested by JNV the property to extend the annual upper limit। यदि जो annual upper limit है, यहाँ पर जो ओरिजिनल OPV है, ओरिजिनल परचेज वैल्यू, जो आर्टिकल्स का प्राइस कितना है, ₹50,000 है, और अभी उसको डिस्पोज किया जाएगा, किस किस केस में डिस्पोज किया जाएगा आपको पता है। तो इस केस में जो टोटल ओरिजिनल परचेज वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स होगा, यदि वो मोर देन 15 लाख होगा, तब उस केस में बेसिकली हेडक्वार्टर का परमिशन चाहिए और विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, क्योंकि अप टू 15 लाख कोई नहीं है। ये जो अप टू जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स, ओरिजिनल परचेज वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स इज अप टू ₹15 लाख, देन वहां पर कोई जस्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है। मगर वो ग्रेटर देन, ज्यादा 15 लाख से ज्यादा हो जाएगा और वो हेडक्वार्टर को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन व्हिच रूल ऑफ जीएफआर disposal of unserviceable items due to negligence, fraud, theft, mischief, ठीक है, negligence, fraud, theft, mischief और missing on the part of a government servant, responsibility for the same should be fixed। इस केस में responsibility होगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर वो असाइन किया गया था वो वर्क, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूक गया, तो इस केस में क्या होगा, किस रूल में है जीएफआर का, आप देख लीजिए। डिस्पोजल ऑफ गुड्स तो 217 में है, और उसका 4th पार्ट देख लीजिए, उसका 4th पार्ट में क्लियरली दिया गया है कि इस केस में इन केस एन आइटम बिकम्स अनसर्विसेबल ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड और मिसचीफ ऑन द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम शुड बी फिक्स्ड। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट
इसमें इन्वॉल्व है, जो मैं वो बताया, कमिटी फॉर्म होगा। कमिटी का हेड कौन रहेंगे? जो रेस्पेक्टिव जेएनवी जिस क्लस्टर में है उसी क्लस्टर का एसी रहेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर। वो अल्टीमेटली डिटेक्ट करेंगे कि इसी, चाहे स्टॉक होल्डर हो कि और एनी अदर यूजर हो, उनके वजह से एक्चुअली ये घटना घटा। तब जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ द रीजनल ऑफिस, जिस रीजनल ऑफिस के अंडर वो रेस्पेक्टिव जेएनवी आता है, उसका डिप्टी कमिश्नर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा बिट सी होगा। 217 जो है फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए, आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत इजी है। इफ एन आर्टिकल बिकम्स अनसर्विसेबल बिफोर द लाइफ स्पैन एक्सपायर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस, फ्रॉड, थेफ्ट, मिसचिफ और मिसिंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम शुड बी फिक्स्ड ऑन द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, या स्टॉक होल्डर, यूजर और एनी अदर थ्रू ए डेली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी आर हेडेड बाय। तो इस केस में तो एक कमिटी फॉर्म होगा, वो कमिटी इंक्वायरी करेगा कि किसके वजह से एक्चुअली ये सब घटना घटा, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, तो इस केस में जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगा इसको डिटेक्ट करने के लिए, तो इस केस में हेड कौन रहेंगे? मैं अभी बताया था, जो जेएनवी जिस क्लस्टर में है उसी क्लस्टर का असिस्टेंट कमिश्नर रहेंगे। तो आंसर इज बिट ए। फर्स्ट कमिटी चेक करेगा कि ये जो मिस्चिफ हुआ, ये जो नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस के वजह से ये अनसर्विसेबल हो गया, कि सपोज फ्रॉड हो गया, ये इस केस में वो कमिटी का हेड रहेंगे, कंसर्न क्लस्टर का असिस्टेंट कमिश्नर हेड रहेंगे, और इंक्वायरी होगा। इंक्वायरी में डिटेक्ट हुआ कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट की, स्टॉक होल्डर की, यूजर, वो ही रेस्पॉन्सिबल है, उस केस में डिप्टी कमिश्नर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे उसका अगेंस्ट में। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा बिट ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द कमिटी prima facie finds stockholder, user or any other official responsible for an article becoming unserviceable due to negligence, fraud, theft, mischief or missing, then disciplinary proceedings by dash should be initiated resulting into penalty or recovery or both। मैं अभी बताया, यदि कमिटी ने डिटेक्ट किया कि चाहे स्टॉक होल्डर की, एनी अदर यूजर की, एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट वो रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली इसी के वजह से एक्चुअली आर्टिकल अनसर्विसेबल हो गया, तो इस केस में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, और वो कौन करेंगे? डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिस। कंसर्न मीन्स जेएनवी जिस रीजनल ऑफिस के अंडर आता है, उसी रीजनल ऑफिस का जो डिप्टी कमिश्नर है वो एक्चुअली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे। तो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 13, regional offices may ensure disposal of cases like article becomes unserviceable before the lifespan expires due to negligence, fraud, theft, mischief or missing on priority basis preferably। तो जब रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आर्टिकल्स अनसर्विसेबल है इस कारण की वजह से, नेग्लिजेंस की, फ्रॉड, ये सपोज मिसचीफ और मिसिंग, इसका इंफॉर्मेशन कर दिया जाएगा रीजनल ऑफिस को कि ये सब के वजह से द आर्टिकल्स बिकम अनसर्विसेबल। तो रीजनल ऑफिसेस में इंश्योर डिस्पोजल। तो इस तरीके का केस को जब रीजनल ऑफिस के पास पहुंच जाएगा, व्हेन द रीजनल ऑफिस एक्चुअली रिसीव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, देन विद इन हाउ मेनी डेज, okay, this type of case can be disposed by the regional office within 1 month of the receipt of the report by the JNBs, within 2 months of the receipt of the report by the JNBs, within 3 months, within 4 months। Actually answer is bit A, within 1 month। जब JNB रिपोर्ट करेगा रीजनल ऑफिस को, तो जिस डेट में एक्चुअली इन्फॉर्म करेगा उसी से आप 130 डेज काउंट कर लो, उसी के अंदर रीजनल ऑफिस ने उसको डिस्पोज करेगा, कमिटी फॉर्म करेगा। तो कमिटी तो हेड है कंसर्न क्लस्टर लेवल का ऐसी, वो कमिटी एक्चुअली डिटेक्ट करेगा हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, देन डिप्टी कमिश्नर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे,
और ये 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ इसको डिस्पोज किया जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, तो आंसर इज बिट ए। JNVs when shifted from temporary site to permanent site may have many surplus items। ये तो जब JNV शिफ्टेड हो गया, टेम्पोररी साइट में था, अभी परमानेंट साइट को चला गया, तो यहाँ पर टेम्पोररी साइट में ऐसा कुछ, जब टेम्पोररी टू परमानेंट चला गया तो बहुत कुछ आइटम सरप्लस हो गया, जो आइटम्स एक्चुअली JNV के लिए नेसेसरी नहीं है। तो ये आइटम को डिस्पोजल कैसे किया जाएगा? फॉर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम्स विच आर सर्विसेबल, फॉर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस आइटम्स विच आर सर्विसेबल, तो इस केस में क्या जाएगा? क्योंकि सरप्लस हो गया ना, जब शिफ्ट हो गया टेम्पोररी से परमानेंट को, ऐसा कुछ आर्टिकल्स है वो सरप्लस हो गया, जो परमानेंट साइट में वो आर्टिकल्स वो नेसेसरी नहीं है, तो इस तरीके का वो सर्विसेबल है मगर वो नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दिया है, प्रपोजल फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द JNV शुड बी फॉरवर्डेड टू रीजनल ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रपोजल जाएगा कंसर्न प्रिंसिपल से, कंसर्न प्रिंसिपल ऑफ द JNV, इट मीन्स द प्रपोजल शुड बी फॉरवर्डेड टू रीजनल ऑफिस। ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन, रीजनल ऑफिस may permit proposals for the transfer of items to nearby JNVs considering the viable transportation cost। रीजनल ऑफिस परमिशन देगा, दे सकता है परमिशन कि एक नियर बाई JNV में वो आइटम्स का जरूरत है और उसको लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में उसको भेज दिया जाए, ये भी करेक्ट है। और ऑक्शन में यदि सरप्लस आइटम से ऑक्शन उसका कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा, तो तीनों करेक्ट है। तो फर्स्ट ये सरप्लस, जब टेम्पररी साइट से जब आइटम्स को शिफ्ट कर दिया गया परमानेंट साइट को, तब कुछ आइटम सरप्लस हो गया। बेसिकली आइटम सरप्लस मींस दिस items actually are not necessary for the JNV in permanent site। तो ये केस में वो प्रपोजल सेंड कर दिया जाएगा, द प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न JNV सेंड प्रपोजल टू रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस ने डिसाइड ये कर सकता है कि नियर बाई JNV में एक्चुअली ये सरप्लस आइटम्स का जरूरत है, उसको एक विएबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भेज दिया जाए, अदरवाइज उसका ऑक्शन कर दिया जाए। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द आर्टिकल्स डिसाइडेड फॉर कंडेमनेशन मे बी ऑक्शन्ड टू डीलर्स। ओके, मे बी ऑक्शन्ड टू डीलर्स और डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर इश्यू ऑफ द स्पेसिफिक सैंक्शन ऑर्डर बाय द प्रिंसिपल एंड द वैल्यू सो रिकवर्ड टू बी क्रेडिटेड टू डैश इन द रेस्पेक्टिव हेड ऑफ अकाउंट्स। अभी उसको ऑक्शन कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया आफ्टर द स्पेसिफिक सैंक्शन ऑर्डर बाय द प्रिंसिपल, और यहां पर जो वैल्यू को रिकवर किया गया वो कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होगा? ठीक है, तो यहां पर है आंसर बिट बी, जो कैपिटल रिसीव्ड फॉर नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अकाउंट हेड है, इसी में जो एक्चुअली वैल्यू को रिकवर किया गया उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। कैपिटल रिसीव्ड्स फॉर नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, आंसर इज बिट बी। Question number 16, while shifting of the Vidyalaya from temporary site to permanent site, fragile items which would not be required at the permanent site may be disposed of। जो fragile items है वो easily टूट सकता है, उसको which would not be required at the permanent site में उसका रिक्वायर नहीं है, may be disposed of। कैसे उसको डिस्पोज किया जाएगा? Now with the approval from the regional office prior to shifting of the Vidyalaya, with approval from the regional office after shifting to the Vidyalaya, with the approval from the principal of concerned JNV, or with the approval from the concerned cluster AC। ऐसा कुछ fragile items है, fragile means easily it is broken, which would not be required at the permanent site में उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको डिस्पोज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, आंसर बिट ए होगा, विद द अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल ऑफिस प्रायर टू शिफ्टिंग ऑफ द विद्यालय। वो परमानेंट साइट को शिफ्ट होने से पहले रीजनल ऑफिस का अप्रूवल लेके उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, विद द अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल ऑफिस प्रायर टू शिफ्टिंग ऑफ द विद्यालय। ओके, भाई टेम्पररी साइट में ही उसको
रीजनल ऑफिस का अप्रूवल से उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा फ्रेजाइल आइटम्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज बिट ए। कंडेमनेशन कमिटी shall examine and also make recommendation on each and every item proposed for condemnation after inspecting the status of item concerned with reference to। जो कंडेमनेशन कमिटी है वो तो एग्जामाइन करेगा और रिकमेंडेशन करेगा कि ये आइटम को ऑन ईच एंड एवरी आइटम प्रपोज्ड फॉर कंडेमनेशन, जो आइटम्स को प्रपोज किया गया है कंडेमनेशन के लिए वो ईच एंड एवरी आइटम के ऊपर एक्चुअली वो रिकमेंड करेगा आफ्टर इंस्पेक्टिंग द स्टाटस ऑफ आइटम। स्टाटस क्या है आइटम को देखने के बाद, कंसर्न विथ रेफरेंस टू द डेट ऑफ परचेज, ये ठीक है, फर्स्ट वो डेट ऑफ परचेज को देखेगा, लाइफ स्पैन क्या है, वो जो आइटम है उसका लाइफ स्पैन क्या था, और इसका वैलिडिटी और प्रपोज कंडेमनेशन आइटम, ये तीनों का रिफरेंस लेगा वो। ओरिजिनल उसका कौन सा डेट में वो आइटम को परचेज किया गया था और उसका लाइफ स्पैन क्या था, ठीक है, और उसका वैलिडिटी ऑफ प्रपोज कंडेमनेशन ऑफ आइटम, तो तीनों एक्चुअली रेफरेंस में लिया जाएगा। आंसर इज बी टी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, द रेस्पेक्टिव जेएनवी हैज गिवन प्रपोजल टू रीजनल ऑफिस फॉर कंडेमनेशन ऑफ द आर्टिकल्स। रेस्पेक्टिव जेएनवी ने रीजनल ऑफिस को प्रपोज किया, रेस्पेक्टिव जेएनवी ने रीजनल ऑफिस को प्रपोजल दिया फॉर कंडेमनेशन ऑफ आर्टिकल्स। Within how many days the regional office must take decision of the receipt of the proposal from JNV। तो अभी कंसर्न JNV ने प्रपोजल दिया रीजनल ऑफिस को कंडेमनेशन के लिए आर्टिकल्स का, तो जब आरओ को एक्सेप्ट होगा, जब रीजनल ऑफिस जब वो प्रपोजल को रिसीव करेगा तो कितना दिन के अंदर आरओ डिसाइड करेगा, आरओ डिसीजन लेगा। विद इन हाउ मेनी डेज द आरओ मस्ट टेक डिसीजन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम जेएनवी। तो जिस डेट में वो रिसीव करेगा उसका कितना दिन के अंदर एक्चुअली रीजनल ऑफिस ने डिसीजन लेगा कि हाँ उसको डिस्पोज कर दिया जाए। तो यहां पर याद रखना है विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज। आंसर इज बिट बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोजल दे दिया गया प्रिंसिपल से रीजनल ऑफिस को कंडेमनेशन के लिए, और कितना दिन लेगा, जिस डेट में वो रिसीव किया रीजनल ऑफिस, तो कितने दिन के अंदर रीजनल ऑफिस डिसीजन लेगा कि आर्टिकल्स को डिस्पोजल किया जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो विद इन 15 डेज। आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी व्हाइल ऑक्शनिंग द अनसर्विसेबल नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स। जो नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स है उसको जब जेएनवी प्रिंसिपल ने उसको ऑक्शन करेंगे, नीलाम करेंगे, shall fix a dash of such non-consumable items and the articles be disposed of to the highest bidder। shall fix a dash, कौन सा प्राइस फिक्स करेगा जेएनवी प्रिंसिपल। जब जेएनवी प्रिंसिपल डिसाइड किया कि ये जो अनसर्विसेबल आइटम्स को ऑक्शन कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा और हाईएस्ट बिडर को डिस्पोज कर दिया जाएगा, तो इस केस में एक्चुअली कौन सा प्राइस, इशू प्राइस, ऑक्शन प्राइस, रिजर्व प्राइस ना नॉन कंज्यूमेबल प्राइस, एक्चुअली वो है रिजर्व प्राइस, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाएगा। रिजर्व प्राइस में एक फिक्स होगा एक रिजर्व प्राइस, उसी प्राइस में कंसर्न प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी उसको हाईएस्ट बिडर, जिसका रिजर्व प्राइस सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट बिडर को मींस ऑक्शन कर दिया जाएगा और दे दिया जाएगा किसको, हाईएस्ट बिडर को। ठीक है, शैल फिक्स ए रिजर्व प्राइस, और इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलेंगे। अब सच नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स एंड द आर्टिकल्स बी डिस्पोज्ड ऑफ टू द हाईएस्ट बिडर। आंसर इज बिट सी। और यहां पर याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी व्हाइल ऑक्शनिंग द नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स शैल फिक्स, तो कौन फिक्स करेगा रिजर्व प्राइस, द कंसर्न प्रिंसिपल जेएनवी। क्वेश्चन नंबर 20, who shall check the entire condemnation process, who shall check the entire condemnation process during his or her visit to the vidyalaya and may provide directions in areas of concern। तो एक्चुअली who has responsibility for entire condemnation process, जब वो विजिट करेंगे विद्यालय को और पूरा कंडेमनेशन प्रोसेस को चेक करेंगे और भी उसके ऊपर भी डायरेक्शंस देंगे, वो एक क्लस्टर एसी,
क्लस्टर असिस्टेंट कमिश्नर वो विजिट करते हैं विद्यालय को, पूरा जाकर कंडेमनेशन प्रोसेस की कंडेमनेशन प्रोसीजर को चेक करेंगे और वो भी उसको अच्छे से करने के लिए उसको भी डायरेक्शंस देंगे। ठीक है, आंसर इज बिट ए। नेक्स्ट वन टेक्स्ट बुक के ऊपर है। टेक्स्ट बुक्स में बी कलेक्टेड बैक फॉर ए ब्रीफ पीरियड ओनली इन केस ऑफ डिले इन अराइवल ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर न्यू सेशन। ये करेक्ट है। जब एक न्यू सेशन में बुक का अराइवल डिले हो गया, थोड़ा लेट हो गया, तो इस केस में बेसिकली टेक्स्ट बुक्स में भी कलेक्टेड बैक फॉर ए ब्रीफ पीरियड। तो स्टूडेंट से वो टेक्स्ट बुक्स को कलेक्ट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट बैच को दे दिया जाएगा एक ब्रीफ पीरियड के लिए। जैसे जो स्टैंडर्ड 7 से 8 चले गए तो 8 स्टूडेंट से बुक को कलेक्ट कर दिया जाएगा और जो 7th क्लास है उनको दे दिया जाएगा और टेम्पररी पीरियड के लिए, क्योंकि अभी तक न्यू सेशन में अभी तक जो नया बुक है वो नहीं आया है। तो ये करेक्ट है, ये टेम्पररी ब्रीफ पीरियड के लिए ये होगा। नेक्स्ट है as soon as the टेक्स्ट बुक्स आर मेड अवेलेबल। जब टेक्स्ट बुक्स आ जाएगा, न्यू टेक्स्ट बुक्स फॉर न्यू सेशन, तब क्या किया जाएगा ना, उसको फिर रिटर्न कर दिया जाएगा। द कलेक्टेड बुक्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स आर ऑक्शन्ड और सोल्ड टू, नो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कभी कोई बुक को सेल नहीं किया जाएगा कि उसमें रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जाएगा। तो जब न्यू सेशन में बुक पहुंच जाएगा तो वो फिर स्टूडेंट्स को रिटर्न कर दिया जाएगा वो बुक्स को, और टेम्पररी पीरियड के लिए उनसे बुक कलेक्ट कर दिया जाएगा और अदर स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा। मगर जब न्यू सेशन में बुक पहुंच जाएगा फिर वो जो रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स थे उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, मगर उसको कोई ऑप्शन और सोल्ड नहीं किया जाएगा रेवेन्यू जनरेट के लिए। तो सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वन। ठीक है, इसमें एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिला कि कोई जो बुक्स है उसको, पुराना बुक्स है उसको ऑक्शन बस सेल नहीं किया जाएगा, उसको सेल करके रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, नो ये नहीं होगा। ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22, मैट्रेसेस, ब्लैंकेट, पिलोज, मस्क्यूटो नेट्स, ये आइटम्स को देख लीजिए, क्योंकि जैन भी एक रेसिडेंशियल स्कूल है और जो हॉस्टल में रहते हैं ये सब मटेरियल्स को दिया जाता है। मे बी कलेक्टेड बैक फ्रॉम स्टूडेंट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लाइफ स्पैन फिक्स्ड फॉर दीज आर्टिकल्स। हाँ ठीक है, जब ये सब आइटम्स का लाइफ स्पैन एक्सपायरी हो जाएगा तब ये सब आर्टिकल्स को स्टूडेंट से कलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मैट्रेसेस है कि ब्लैंकेट्स है, पिलोज, मस्क्यूटोज नीड्स, जब उनका लाइफ स्पैन एक्सपायरी हो जाएगा, ओके, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन देन दीज थिंग्स ओके मे बी कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन, these items are either to be repaired for emergency, reuse or disposed of as per these guidelines in the same academic session. These items are collected back from the students. In no case such items be allowed to pile up and rot. ये भी ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, तो जब उनका लाइफ स्पैन एक्सपायरी हो जाएगा ये सब आइटम्स को स्टूडेंट से कलेक्ट कर दिया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा रीयूज के लिए, और अदरवाइज जो परफेक्ट गाइडलाइन से उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा सेम एकेडमिक सेशन में। ओके, मगर कभी भी इसको पाइल अप और एंड रॉट नहीं है, एक जगह में जमा कर देंगे, ये सब नहीं होगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आई एंड स्टेटमेंट डबल आई आर ट्रू वन। तो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू व्हिच GFR रूल एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, hazardous substances or waste not fit for further use may be disposed of by concerned stockholder and principal। यहाँ पर तो JNV में एक रेसिडेंशियल स्कूल है और वहाँ पर भी फार्मासिस्ट है और वहाँ पर भी मेडिसिन का स्टॉक है। सपोज कुछ मेडिसिन एक्सपायरी हो गया, वो भी स्टॉक JNV स्टॉक में था, एक्सपायरी हो गया, और ऐसा कुछ hazardous सब्सटेंसेस और वेस्ट मटेरियल्स है जिनको डिस्पोज करना जरूरी है बाय द कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल। तो ये तो डिस्पोजल ऑफ गुड्स तो 217 में है। आप 5th पार्ट देख लीजिए, वहां पर सेल ऑफ हैजर्डस वेस्ट, स्क्रैप, बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सबको डिस्पोज किया जाएगा, दिया है। अब GFR रूल 217 5th पार्ट को देख लीजिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि चाहे कोई हैजर्डस वेस्ट है, कि स्क्रैप बैटरीज है, कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ओके, तो उसके ऊपर है। तो यहाँ पर वही है, ये जो रूल्स है
217 भी है, आंसर बिट डी। ठीक है, तो इस केस में एक्चुअली उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। ठीक है, आंसर इज बिट डी। यहाँ पर दिया है, मैं बताया, कोई चाहे कोई हाजरस वेस्ट है कि चाहे कोई स्क्रैप बैटरीज है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, उनको सोल्ड कर दिया जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ओके, एंड फॉरेस्ट, इसको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उनका गाइडलाइन से ये जो हाजरस वेस्ट है कि जो एक्सपायरी मेडिसिन है, ठीक है, उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, और जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये GFR रूल देख लीजिए, 217 5th पार्ट देख लीजिए। कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, football, volleyball, basketball, handball, cricketball, shuttlecock, other such items should be disposed of as soon as become unusable or unrepairable, may be disposed of by dash। तो इस तरीके का जो स्पोर्ट्स आइटम्स है वो ऑन रिपेयरेबल है, ऑन यूजेबल है, उसको रिपेयर नहीं किया जाएगा कि उसको यूज नहीं किया जाएगा, उसको तो डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो उसको कौन डिस्पोज करेगा? कंसर्न स्टॉक होल्डर, कंसर्न प्रिंसिपल, कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल, नॉन ऑफ द अबव। तो कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल दोनों, ओनली कभी कभी हमारा मन में आता है कि ओनली स्टॉक होल्डर, नो, कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल उसको क्या करेंगे ना, डिस्पोज ऑफ करेंगे। ठीक है, जो कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स आर्टिकल्स है, कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स आर्टिकल्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, और उसका डिसीजन कौन लेगा ना, कंसर्न स्टॉक होल्डर एंड प्रिंसिपल। आंसर इज बिट सी। 25 हुज अप्रूवल इज नीडेड फॉर वीडिंग आउट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। जब लाइब्रेरी बुक्स को वीडिंग आउट कर दिया जाएगा तो किसका अप्रूवल चाहिए? तो अप्रूवल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न रीजनल ऑफिस का, डेप्यूटी कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए वीडिंग आउट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। अभी जो है वो 2 इयर्स को मॉडिफाई कर दिया गया है JNB में, तो एवरी 2 इयर्स में बुक्स को कंडेमनेशन किया जाएगा, कंडेमनेशन ऑफ बुक्स थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द डेप्यूटी कमिश्नर, कंसर्न डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन। तो आंसर इज बिट डी, DC ऑफ द कंसर्न रीजन। 26 यहां पर दिया है, लाइफ स्पैन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स विल बी 1 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, और कोई भाई बाप JNB का फेस कर रहे हो तो ये लाइफ स्पैन जो टेक्स्ट बुक्स है 1 ईयर है। टेक्स्ट बुक्स शुड नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लाइफ स्पैन। टेक्स्ट बुक्स शुड नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक्सपायरी हो गया, एक्सपायरी की वजह से उनसे बुक ले लेना है स्टूडेंट से, ये नहीं है, ये नहीं होगा। स्टेट टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द लाइफ स्पैन, ये भी करेक्ट है। टेक्स्ट बुक्स में बी कलेक्टेड बैक फॉर ए ब्रीफ पीरियड। कभी कभी ब्रीफ पीरियड के लिए स्टूडेंट से बुक ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी न्यू सेशन में नया बुक नहीं आया है, तो इस केस में ले लिया जाएगा। इन केस ऑफ डिले ऑफ अराइवल ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर न्यू सेशन, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो बुक टेक्स्ट बुक्स है उसका एक्चुअली जो लाइफ स्पैन है 1 ईयर है, और आप बोलेंगे कि लाइफ स्पैन खत्म हो गया और स्टूडेंट से बुक को कलेक्ट कर लो, ये नहीं होगा। और कभी कभी क्या है, टेम्पोररी पीरियड के लिए स्टूडेंट से बुक को कलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि न्यू सेशन में जो न्यू बुक्स है वो अभी तक रीच नहीं हुआ है, तो उस केस में टेम्पोररी पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए स्टूडेंट से बुक को कलेक्ट कर दिया जाएगा, और जब नया बुक्स आ जाएगा वो फिर उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। और कभी भी बुक्स को ऑक्शन की सोल्ड नहीं किया जाएगा, उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आंसर इज बिट डी। 27 अकॉर्डिंग टू व्हिच GFR रूल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स का जो फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर है शुड बी डन। ये आप देख लीजिए GFR रूल 215, GFR रूल आप देख लीजिए 215 में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 28, complete physical verification of books should be done in case of libraries having not more than 20,000 volumes। जिस लाइब्रेरी में 20,000 वॉल्यूम से ज्यादा बुक नहीं है, तो उनका जो कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन होगा बुक्स का, तो कब होगा? क्या एवरी ईयर होगा? ना वंस इन 2 इयर्स होगा, ना वंस इन 3 इयर्स, वंस इन 5 इयर्स, एवरी ईयर होगा। मगर आपको यहां पर याद रखना है
कि यहां पर जो वॉल्यूम्स है बुक्स का नॉट मोर देन, क्लियर, नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स, नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स, उससे ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स। जब लाइब्रेरी में जो बुक्स होगा 20,000 वॉल्यूम से ज्यादा नहीं होगा तो एवरी ईयर पूरा कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो आंसर इज बिट ए, ठीक है, आंसर इज बिट ए। और ये नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स को याद रखना है। 29 फॉर लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स, मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स and up to, clear, and up to 50,000 volumes, more than 20,000 volumes and up to 50,000 volumes, such verification should be done at least once in 3 years, at least once in 5 years, at least once in 1 year, at least once in 2 years। तो यहां पर आंसर बिट ए होगा, at least once in 3 years, 3 years में एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। मगर यहां पर जो वॉल्यूम्स ऑफ बुक होगा मोर देन 20,000 होगा एंड अप टू 50,000 होगा, तो उसका जो वेरिफिकेशन होगा फिजिकल वेरिफिकेशन एटलीस्ट वंस इन 3 years। आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 30 फॉर लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स, मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स एंड अप टू 50,000 वॉल्यूम्स, सच वेरिफिकेशन शुड बी डन। ये रिपीट हो गया, एटलीस्ट वंस इन 3 years, ये रिपीट हो गया। 29 30 बोथ क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। 31 को देखेंगे, डैश एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 years शुड बी डन इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स। यदि लाइब्रेरी में मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स का बुक है तो वहां पर डैश एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 years शुड बी डन। तो यहां पर जो होगा सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कब, कितना इंटरवल में, 8 इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 years। एवरी 3 years इंटरवल में सैंपल, पूरा टोटल नहीं होगा, सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। यदि सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई ऐसा शॉर्टेज आता है कि कोई ऐसा आपको डिटेक्ट होता है कि उसमें बुक्स बहुत कम है, तो वहां पर एक्चुअली कंप्लीट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, आपको याद रखना है। तो मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स बुक होगा तो एवरी इंटरवल 3 years में एक बार सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन में यही डिटेक्ट हुआ कि बुक का बहुत शॉर्टेज है, बुक का बहुत शॉर्टेज है मीन्स वहां पर कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा याद कीजिए। कहां पर सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जब लाइब्रेरी कंटेन मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स एंड इन एवरी इंटरवल ऑफ 3 years once sample physical verification must be conducted, and in sample physical verification if there is more shortage of books then in this case complete physical verification will be done। यहाँ पर आंसर बीट है। 32 sample physical verification at intervals of dash should be done in case of libraries having more than 50,000 volumes, अभी डिस्कस किया, not more than 3 years। जो सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जब वॉल्यूम ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में मोर देन 50,000 होगा तो इस केस में सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 years। तो एवरी 3 years इंटरवल में एक बार सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन में ये डिटेक्ट हुआ कि ज्यादा बुक्स का शॉर्टेज है, सब ये हम एक्सपेक्ट किया, क्योंकि सैंपल मीन्स तो टोटल नहीं होगा, कुछ सैंपल्स को वेरीफाई किया जाएगा और उसमें डिटेक्ट होगा कि नहीं ज्यादा शॉर्टेज है, कि ऐसा कुछ ये लग रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा बुक्स का कमी है, तब उसका कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। यहां पर आंसर बिट ए है। 33 when unusual or unreasonable shortages are there in libraries having more than 50,000 volumes, ये आ गया। more than 50,000 volumes है, every 3 year इंटरवल में सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उससे डिटेक्ट किया गया कि अनरीजनेबल शॉर्टेज है, कि अनयूजुअल शॉर्टेज है, तब इस केस में कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आंसर इज बिट बी, इसको मैं रिपीटेडली बोल चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 34 लॉस ऑफ डैश
पर 1000 वॉल्यूम्स, ये देखिए पर 1000 वॉल्यूम्स में कितना बुक का लॉस होगा। issued or consulted in a year may be taken as a reasonable provided such losses are not attributable to dishonesty or negligence। तो पर 1000 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स, पर 1000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स, कितना बुक्स का लॉस होने से हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एक नेग्लिजेंस है और डिसऑनेस्टी है। तो यहां पर जो आंसर है 5 वॉल्यूम्स। यदि पर 1000 वॉल्यूम्स में 5 वॉल्यूम ऑफ बुक्स का लॉस होता है तब उसको हम नेग्लिजेंस और डिसऑनेस्टी नहीं बोलेंगे। तो आंसर बिट ए। क्वेश्चन नंबर 35, लॉस ऑफ ए बुक ऑफ ए वैल्यू डैश। ऐसा कुछ एक बुक का वैल्यू कितना होगा, एंड रेयर बुक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू शैल इनवेरिएबली बी इन्वेस्टिगेटेड एंड एप्रोप्रिएट एक्शन टेकन। तो ऐसा कुछ बुक का वैल्यू है जिसका लॉस होगा, तो ऐसा एक बुक लॉस है, उसका वैल्यू कितना होगा जिसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और एक्शन भी, एप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया जाएगा। तो लॉस ऑफ ए बुक ऑफ ए वैल्यू मोर देन 1000 जब होगा, जब एक बुक का वैल्यू मोर देन 1000 होगा और वो मिसिंग होगा, इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और एक्शन भी इनिशिएट किया जाएगा। और यहां पर याद रखना है, जब वैल्यू ऑफ द बुक इज मोर देन 1000, लेस देन 1000 से ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन और ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। यदि कोई बुक का वैल्यू मोर देन 1000 है और वो मिसिंग है, उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि क्या कारण है, कारण मिसिंग का क्या कारण है, और उस केस में एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। तो यहां पर आंसर मिल गया, आंसर इज बिट बी। ठीक है, आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 36 को चलेंगे। टेक्स्ट बुक्स में भी रिकमेंडेड फॉर कंडेमनेशन आफ्टर डैश। जो जेएनवी में अभी डिसाइड किया गया है कि जो मॉडिफिकेशन में कि जो टेक्स्ट बुक्स का कंडेमनेशन होगा ओके आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स ओके उसका कंडेमनेशन किया जाएगा। और उसका अप्रूवल कहां से आएगा ना, कॉन्सर्न रीजनल ऑफिस का जो डिप्टी कमिश्नर है वो अप्रूवल देंगे। आंसर बिट बी। 37, इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स इन जेएनवी फॉर लाइब्रेरीज हैविंग more than 20,000 volumes and up to 50,000 volumes, sample physical verification should be done dash every year in intervals of 2 years, in intervals of 3 years, in intervals of 4 years, every year होगा, every year sample physical verification होगा। क्या होगा ना, जब मोर देन जेएनवी में मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स का बुक होगा अप टू 50,000 वॉल्यूम ये है, इस केस में सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन एवरी ईयर होगा। और ये जेएनवी के लिए स्पेशली, ये जेएनवी के लिए स्पेशली, आप कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें तो जीएफआर रूल में क्या दिया गया है कि द लाइब्रेरी कंटेन मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स एंड इक्वल टू 50,000 वॉल्यूम्स, तो एवरी 3 ईयर में एक बार वेरिफिकेशन होगा। ओके, वेरिफिकेशन मस्ट बी डन एटलीस्ट वंस इन 3 इयर्स। मगर जेएनवी में इस केस में सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा एवरी ईयर। मगर जीएफआर रूल में जो सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन है जब लाइब्रेरी में मोर देन 50,000 वॉल्यूम्स, क्योंकि जेएनवी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका खुद का रूल वो बनाया है, मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स एंड अप टू 50,000 वॉल्यूम्स एवरी ईयर सैंपल फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आंसर बिट ए। क्वेश्चन 38, व्हाट इज द प्रोसीज्योर फॉर ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इन जेएनवी। प्रोसीज्योर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीज्योर ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इन जेएनवी रिलेटेड टू द लाइब्रेरी बुक्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां पर ऐड कर दीजिए कि रिलेटेड टू द ओके लाइब्रेरी बुक्स। इस केस में स्टॉक टेकिंग यूजिंग द स्टॉक टेकिंग रजिस्टर, ठीक है, करेक्ट है। आसेसन नंबर ऑन लूज सीट्स मेथड, ये भी ठीक है। स्टॉक वेरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ द लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये भी ठीक है। तो आंसर इज बिट डी, ऑल ऑफ द अबव। ये प्रोसीजर है स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, ये में थोड़ा रॉन्ग हो गया, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इन जेएनवी। तो तीनों प्रोसीजर है, एक है टेकिंग स्टॉक रजिस्टर, और एक है आसेसन नंबर ऑन लूज सीट्स मेथड, और एक है सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से वेरीफाई होगा। तो आंसर इज बिट डी, ऑल ऑफ द अबव। 39, ये वीडिंग आउट का डेफिनेशन। वीडिंग आउट इज द प्रोसेस ऑफ withdrawing documents
फ्रॉम द सेल्स फॉर ट्रांसफरिंग देम टू स्टोरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जो बुक सेल्फ है उससे हम बुक लाके उसको स्टोरेज में रखेंगे, उसको हम वीडिंग आउट बोलेंगे। ये करेक्ट है। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ विथड्रॉइंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द सेल्स फॉर ट्रांसफरिंग देम टू स्टोरेज। सेल्स टू स्टोरेज वो वीडिंग आउट है। और ये है डिस्कार्डिंग इट परमानेंटली, वीडिंग आउट। ओके, उसको निकाल देंगे पूरा बुक। वीडिंग आउट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग इट परमानेंटली उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो दोनों करेक्ट है, बोथ। ओके, आई एंड आई आर ट्रू वन डेफिनेशन ऑफ वीडिंग आउट। कभी भाई में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आंसर इज बिट सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वीडिंग आउट। क्या क्राइटेरिया है वीडिंग आउट के लिए? फिजिकल कंडीशन, म्यूटिलेटेड, ब्रिटल, पेस्ट इन्फेक्टेड, ये है करेक्ट है। डुप्लीकेशन, कोई मोर देन वन बुक है, अवेलेबल मल्टीपल कॉपीज है, तो यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज नहीं चाहिए, एक कॉपी चाहिए, अदर को हम वीड आउट करेंगे। ओल्ड आउटडेटेड एडिशन, जो एडिशन पूरा आउटडेटेड हो चुका है, टेक्स्ट बुक, स्टडी मटेरियल्स बेस्ड ऑन द ओल्ड करिकुलम, उसको भी वीड आउट कर दिया जाएगा। सेल्फ से निकाल के स्टोरेज कर दिया जाएगा और परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। पुअर कंटेंट एंड यूज, पुअर कंटेंट है, यूज है जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स नॉट इन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। जिस कंटेंट्स का जो क्वालिटी है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम ज्यादा दिन तक यूज नहीं करेंगे, उसको भी वीड आउट कर दिया जाएगा। ये भी करेक्ट है। सुइटेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट्स which are not relevant to the objectives of curriculum और NVS, जो NVS के लिए वो यूजेबल नहीं है कि वो करिकुलम्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये सब क्राइटेरियाज है वीडिंग आउट के लिए। इसको पूरा याद कर दीजिए, 5 को। ये सब क्राइटेरियाज है वीडिंग आउट के लिए। तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। So my friends, so 40 questions already I have discussed related to condemnation of articles in JNV, physical verification of the library books in JNV, and weeding out of the library books in JNV. It is very important one. So my friends, please subscribe my channel, like my channel and share my channel so that you can get some new videos in future. Thank you.